मैं एक स्कूल में टीचर थी। जब एक बड़ी उम्र का लड़का स्कूल पढ़ने आया, सारे बच्चे उससे डरते थे। मुझे भी वो बच्चा अजीब लगता था क्योंकि वो मुझे घूरता रहता था। एक दिन मैंने उसे क्लास से बाहर निकाल दिया, लेकिन बदले में उसने मुझे गुलाब दिया और चला गया। मैंने उसका गुलाब फेंक दिया। उस दिन के बाद वह दोबारा नहीं आया। लेकिन अब 1 साल के बाद मेरी शादी तय हो चुकी थी, तो वो रोज मेरे ख्वाब में आता। शादी वाले दिन जब दुल्हन बनी थी, तबीयत बिगड़ गई। बाराती अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने कहा डिलीवरी का वक्त हो गया। मेरे तो होश तब उड़े जब उसी लड़के ने। मेरा नाम आरती है। मैं भागलपुर शहर की रहने वाली हूँ। वैसे तो मेरी जिंदगी काफी सुकून गुजर रही थी, मगर मेरी जिंदगी में होने वाले एक हादसे ने मेरी जिंदगी का रुख ही बदल कर रख दिया था। जिंदगी कब किस लम्हे करवट बदल ले, हमें पता ही नहीं चलता। समझ नहीं आता कि क्या करें। ऐसा लगता है मानो किसी बंद गली के सिरे पर खड़े हैं, जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता। वक्त अच्छों को बेबस करके रख देता है। मेरी मम्मी एक घरेलू औरत थी। पापा मेरे बचपन में ही गुजर गए थे। मम्मी ने जैसे तैसे करके मुझे पाला था। वो मोहल्ले भर के लोगों के कपड़े सी कर जिंदगी की गाड़ी चला रहे भी लगातार मशीन पर झुके रहने से उनकी कमर में अक्सर ही दर्द रहने लग गया था। उनकी नज़र तक काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुकी थी। मेरे और कोई भाई बहन तो थे नहीं, इसलिए मम्मी का सारा लाड प्यार और उनकी सारी ध्यान मेरे लिए ही थी। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत नाजों से पाला था। बेशक वो मुझे महंगे महंगे खिलौने नहीं दे पाती थी, मगर वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि मुझे बहुत पढ़ाए लिखाए। वो मुझे एक अच्छी ज़िंदगी देने की ख्वाहिश रखती थी। वक्त यूं ही गुजरता गया और वो अपनी उम्र से बहुत पहले ही बूढ़ी होती नजर आ रही थी। मुझे अपना ददिहाल बिल्कुल भी याद नहीं था। मेरी मम्मी ने भी कभी उनका जिक्र नहीं किया था। बस इतना पता था मुझे कि उन्होंने पापा के बाद मम्मी को तन्हा छोड़ दिया था। पापा ने मम्मी से पसंद की शादी की थी, जिसकी वजह से पापा के घर वालों ने उन्हें बहू की सूरत कभी कबूल न किया था और पापा के देहांत के बाद भी उनका रवैया वैसा ही रहा था। मगर मेरा ननिहाल यहीं इसी मोहल्ले में रहता था। हमारे घर से 3 घर छोड़कर मेरे बड़े मामा का घर था और उसके सामने वाला छोटे 2 मामा का, जो कि ऊपर नीचे पोर्शन में रहते थे। हमारा भी घर अपना ही था। पापा ने अच्छे वक्त में अपना घर बना लिया था और ये गनीमत था, क्योंकि पापा के देहांत के बाद हमारे करीबी रिश्तेदारों ने जो सलूक रखा वो बहुत ही बुरा था। मेरी बड़ी मामी, वो तो वैसे भी मुझे और मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसीलिए तो वो हमारा आना जाना बर्दाश्त नहीं करती थी। और छोटी मामी यूँ तो मुंह पर तो कुछ ना कहती थी, मगर पीठ पीछे पूरे मोहल्ले में अपने एहसान बताती थी। एहसान भी वो जो उन्होंने कभी किए ही न थे। उन्हीं कठिन दिनों में मम्मी ने सिलाई मशीन संभाल ली और अपनी और मेरी जिम्मेदारी पूरी करने का बेड़ा खुद उठा लिया। मम्मी के इस बहादुराना फैसले पर सभी जल भुन कर रह गए थे, क्योंकि उनका ख्याल था कि मम्मी अपनी खुददारी भूलकर उनकी चाकरी करती रहेगी। मगर मम्मी ने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, तो उन सब ने हमसे मेल जोल एक हद तक खत्म ही कर दिया। वक्त गुजरता गया। मैं हाई स्कूल में पहुंच गई थी। अब मुझे ट्यूशन लेने की ज़रूरत थी। बाकी सब सब्जेक्ट तो मैं खुद भी पढ़ लेती थी, मगर मैथ्स और फिजिक्स मुझसे खुद से नहीं पढ़ा जाता था। मैंने जब मम्मी से इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि मैं मोहल्ले में तुम्हें ट्यूशन के लिए भिजवा दूंगी। हमारे मोहल्ले में एक लड़की थी, रजनी नाम की, जो मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। मम्मी मुझे उनके पास ले गई तो उन्होंने कहा कि ये सब्जेक्ट्स तो मेरा भाई पढ़ाता है, मैं नहीं पढ़ा सकती, मैं उसे बता दूंगी, वो पढ़ा देगा। तो मम्मी मान गई, मगर मैं थोड़ा सा हिचकिचा रही थी, क्योंकि मैंने तो आज तक अपने कजिन से भी कभी बात नहीं की थी। मुझे मर्दों से बात करते हुए बहुत हिचकिचाहट होती थी, मगर अब मजबूरी थी कि मुझे पढ़ना था। बोर्ड के इम्तिहान थे। मैं अगले ही दिन से वहाँ ट्यूशन के लिए जाने लगी थी। रजनी दीदी के भाई सूरज शाम को मुझे और बाकी बच्चों को ट्यूशन देते थे। वो काफी अच्छे इंसान थे और बहुत अच्छे से समझाते थे। उनके पास मोहल्ले के बहुत से लड़के लड़कियां पढ़ते थे।
शुरू में मुझे काफी मुश्किल हुई, मगर उनके पास पढ़ने वाले लड़के बिल्कुल भी बदतमीज नहीं थे, बल्कि वो सब शरीफ और अच्छे घराने के थे। तभी मुझे इस तरफ से तो सुकून हो गया था, वरना अगर ऐसी वैसी कोई बात हो जाती तो सब मुझे ही गलत ठहराते। जिन बच्चों के सर पर से माँ बाप में से किसी एक का भी साया उठ जाता है ना, तो उन्हें बहुत सोच समझकर हर कदम उठाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि किसी भी मसले की सूरत में उनका साथ देने के लिए उनके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं होता। मैं भी ऐसी ही एक बच्ची थी। मुझे हर कदम फूंक फूंक कर रखना था। मैं किसी भी हाल में अपनी और अपनी माँ की इज्जत पर एक दाग भी नहीं आने दे सकती थी। मम्मी ने मेरी परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से की थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उनकी बेटी और उनकी परवरिश पर सवाल उठाए, मगर जिन लोगों की फितरत ही ये सब करने की हो तो उन्हें हम कभी भी नहीं रोक सकते। मोहल्ले वालों के मुंह से होती हुई ये बात जब मम्मी तक पहुंची कि मैं एक मर्द ट्यूटर से ट्यूशन ले रही थी, तो वो पूरे मोहल्ले में मेरे बारे में गलत गलत बातें फैलाने लगी। कुछ ही दिनों में मोहल्ले वालों के मुंह से होती हुई ये बात जब मामी तक पहुंची कि मैं एक मर्द ट्यूटर से ट्यूशन ले रही थी, तो वो पूरे मोहल्ले में मेरे बारे में गलत गलत बातें फैलाने लगी। कुछ ही दिनों में पूरे मोहल्ले वालों की जुबान पर एक ही बात के चर्चे थे कि कितनी बेशरम हो गई है आरती, जो एक मर्द से ट्यूशन ले रही है। ये सब करते हुए ये भूल गए थे कि उनके अपने घरों में बेटियां भी वहीं पढ़ती हैं। ये बातें होती होती मेरी मम्मी के कानों तक भी पहुंच गई थी, और यहीं से उनके सब्र का पैमाना टूट गया था। वो सीधा मामी के पास गईं और उन्हें साफ साफ कहा कि मेरे और मेरी बेटी के मामलात से दूर रहें। मगर मामी ने इस बात को भी अपनी बात का भी बतंगड़ बना लिया था। ये सब कहानियाँ धीरे धीरे सूरज सर तक जा पहुँची, मगर उन्होंने मुझे कुछ भी ना कहा। वो मुझे इसी तरह पढ़ाते रहे, मगर उनकी मम्मी को अब मैं चुभने लगी थी। इस सब की एक और वजह भी थी, वो ये कि मैं बहुत खूबसूरत और हसीन थी, और यही चीज सबकी आंखों में खटकती थी। जैसे तैसे करके मैंने हाई स्कूल कर लिया था। अब तक तो मैंने को एजुकेशन में नहीं पढ़ा था, मगर आगे जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहा था वो को एजुकेशन था। मगर फिर सबकी बातें याद करके मैंने गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। मैंने अपने ख्वाब रद्द कर दिए थे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे किरदार पर और मेरी माँ की परवरिश पर कोई भी हाथ उठाए। मैं दोपहर 2 बजे कॉलेज से वापस आती थी, तब तक मम्मी मेरे लिए रोटी तैयार रखती थी। दिन भर वो मशीन पर झुकी रहती थी। कुछ दिन से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। मैंने उन्हें बहुत कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं, मगर वो नहीं मानी। मैं उनकी तबीयत की वजह से काफी परेशान हो गई थी। मैंने कहा कि मैं मामा लोगों से बात करती हूँ, शायद वो हमारी कोई मदद कर दे, मगर मम्मी ने इनकार कर दिया, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि वो अपनी बीवियों के इशारे पर चलते हैं, इसलिए वो हमारी कोई मदद नहीं करेंगे। मम्मी की रोज रोज की बिगड़ती हालत मुझे टेंशन में डाल रही थी। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आई तो मम्मी ने दरवाजा नहीं खोला। मुझे लगा शायद वो बाजार गई होंगी। तभी मैंने अपने पास मौजूद दूसरी चाबी से गेट खोला और अंदर आई। मम्मी के कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही थी। मैं किसी अनहोनी के एहसास से दौड़ कर गई तो देखा कि सामने मम्मी फर्श पर पड़ी थी और उनके मुंह से खून निकल रहा था। मेरे तो हाथ पाँव फूल गए थे। उन्हें इस हालत में देखकर मैंने उन्हें उठाया और बिस्तर पर लिटाया और बाहर जाकर मोहल्ले के डॉक्टर को लेकर आई। उसने आकर चेकअप किया और कुछ दवाई दे गया। उस वक्त तो मम्मी की तबीयत संभल गई, मगर रात को जब मैं सो रही थी तो मेरी आंख मम्मी के करहाने की आवाज से खुल गई। मैंने उठकर देखा तो वो फिर से खून की उल्टियाँ कर रही थी। मैंने फौरन से उठकर मम्मी को देखा। मम्मी की तबीयत अचानक ही बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। आधी रात का वक्त था और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। मैंने मोबाइल उठाया और मामा का नंबर डायल किया, मगर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने छोटे मामा को कॉल की, उन्होंने भी कॉल नहीं रिसीव किया। एक एक करके सबके नंबर मिला डाले, मगर किसी ने भी रिसीव नहीं किया।
माँ की बिगड़ती तबीयत के पेशे नज़र में भागती हुई बाहर गई और मामा लोगों के घर का दरवाज़ा बजाया, मगर किसी ने न खोला। और उस वक्त मुश्किल हाल में मुझे और कुछ न सूझा तो मैं भागती हुई सूरज सर के घर की तरफ गई और उनका दरवाज़ा बजा डाला। कुछ ही देर बाद वो बाहर आए तो मुझे उस वक्त देखकर हैरान रह गए। मैंने उन्हें जल्दी जल्दी रोते हुए मम्मी की तबीयत के बारे में बताया तो वो फ़ौरन से मेरे साथ आ गए। उनके पास अपनी गाड़ी थी, उन्होंने मम्मी को गाड़ी में डाला। मैं भी मम्मी के साथ ही पिछली सीट पर बैठ गई। मम्मी का सर मेरी गोद में था और वो बेहोश हो चुकी थी। सूरज सर ने तेज़ी से गाड़ी मोहल्ले से निकाली और अस्पताल के रास्ते पर चल दी। मैं लगातार दुआएं कर रही थी कि मम्मी को कुछ ना हो। मेरे पास इकलौता एक वही तो रिश्ता था। अगर मैंने उन्हें भी खो दिया तो मैं इस भरी दुनिया में अकेली रह जाऊंगी। कुछ देर बाद हम सूरज सर के फास्ट ड्राइविंग की बदौलत अस्पताल पहुंच गए थे। वहां जाकर डॉक्टर्स ने मम्मी को फ़ौरन से इमरजेंसी में ले जाने का कहा। हम दोनों बाहर खड़े इंतज़ार और दुआएं कर रहे थे। मैं बेंच पर बैठ गई और चेहरा हाथों में छुपाकर रोने लगी। वक्त गुजरता गया, मैं इंतज़ार की कड़ी घड़ियों से गुजर रही थी। तभी सूरज सर मेरे पास आए और मुझे आवाज़ दी तो मैंने सर उठाकर देखा। उनके हाथ में चाय और कुछ बिस्किट थे। उन्होंने मेरी तरफ बढ़ाया और कहा कि कुछ खा लो, इस तरह तुम भी बीमार पड़ जाओगी तो अपनी मम्मी का ख्याल कैसे रख पाओगी। उनकी बात सुनते हुए मैंने उनके हाथ से चाय का कप थाम लिया। वो वहीं मेरे करीब ही बैठ गए। थोड़ी देर वो चुप रहे, फिर बोले कि परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएंगे। उनकी तसल्ली पर मैं बस सर हिलाकर रह गई थी। न जाने कितने घंटे गुजर गए थे, मगर डॉक्टर्स अब तक कुछ नहीं बता रहे थे। इस दौरान मैंने कई बार मामा के घर का नंबर डायल किया, मगर वहाँ से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। थक हार कर मैंने मोबाइल साइड पर रख दिया और कुर्सी की टेक लगाकर आंखें मूंद ली। न जाने मुझे इस हालत में कितना वक्त हो गया होगा कि तभी डॉक्टर की आवाज़ से मेरी आंख खुली। शायद मैं गहरी नींद में चली गई थी। मैंने देखा कि सामने डॉक्टर और सूरज सर खड़े कुछ बातें कर रहे थे। मैं उठकर तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ी। मुझे देखकर सूरज सर मेरी तरफ आए और बोले, तुम वहाँ बैठ जाओ, मैं डॉक्टर से बात करके अभी आया। फिर वो वहाँ से डॉक्टर के साथ उनके रूम में चले गए। मैं वहीं परेशान खड़ी रह गई कि न जाने मेरी मम्मी कैसी हैं। जब कुछ देर बाद वो वापस आए तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ और डॉक्टर्स क्या कह रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा, तुम पहले बैठो। मैंने कहा, नहीं, मुझे बताएं। तो वो कुछ देर चुप रहे, जैसे शब्द ढूंढ रहे हों। उनकी ये खामोशी मुझे किसी अनहोनी का एहसास दिला रही थी। फिर उन्होंने मुझे कहा, आरती, हमारे साथ जो भी होता है उसमें भगवान की मर्जी होती है। हम सब भगवान की अमानत हैं और एक न एक दिन हमें उसके पास लौट कर जाना ही है। ये एक ऐसी हकीकत है जो हम कभी नहीं झुठला सकते। इसलिए तुम्हें अब बहुत हिम्मत से काम लेना चाहिए। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की मगर वो तुम्हारी मम्मी को बचा नहीं सके। मैं जो बेसुध होकर उनकी बातें सुन रही थी, उनकी आखिरी बात पर उनके बाजुओं में झूल गई। उसके बाद मुझे कुछ होश न रहा। कब मामा लोग घर आए, कब मम्मी की सौ को घर लाया गया। मुझे तो जब होश आया तो पहला ख्याल माँ का आया। मैंने फ़ौरन से उठना चाहा तो मेरे पास खड़ी नर्स ने मुझे रोक दिया। कुछ देर बाद सूरज सर घर आए और डॉक्टर से बात करके मुझे अपने साथ घर ले गए। घर मेहमानों से भरा पड़ा था। हर तरफ अजीब सी उदासी बिखरी थी। मामा लोग भी अपनी अपनी फैमिली के साथ वहाँ मौजूद थे। उन्हें देखकर मेरे अंदर गुस्से की एक तेज लहर उठी। मैं तेजी से उनकी तरफ बढ़ी और बोली, अभी के अभी यहाँ से निकल जाएं। मेरी माँ को जब आप लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तो आप लोगों ने एक कॉल तक रिसीव न की। आप किस मुंह से यहाँ आए हैं। सबके सामने मेरे इस रवैये से उनके मुंह गुस्से से सुर्ख हो गए। फिर मोहल्ले की ही कोई औरत मेरे पास आई और मुझे लिए अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई। मैं बहुत ही सदमे में थी, मगर मैं जानती थी कि अब मुझे खुद को खुद ही संभालना है। माँ की अंतिम संस्कार के बाद जब सब लोग जाने लगे तो सूरज सर मेरे पास आए और बोले कि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिना किसी तकलीफ के मुझे बता देना।
मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ही अब तक सारी भाग दौड़ की थी और अभी भी वही थे जो सब कुछ देख रहे थे। मेरे मामा लोग तो बस दिखावा करने के लिए आए थे और चले गए, और ये अच्छा ही हुआ क्योंकि मुझे उस वक्त उन पर बहुत ही गुस्सा था। खैर, सब चले गए और घर बिल्कुल खाली हो गया। मैंने सूरज सर चले जाने के बाद दरवाज़ा अच्छे से बंद कर दिया और मम्मी के कमरे में जाकर बैठ गई। मम्मी की यादें हर एक चीज़ में समाई हुई थी। समझ नहीं आता था कि क्या करूं, कैसे इस दुख को कम करूं। वो पूरी रात मैंने बुरी तरह रोते हुए गुजारी थी। माँ का ना होना यानी मुझे भरी दुनिया में तन्हा कर गया था। अपने रिश्तेदारों से मुझे किसी अच्छे की उम्मीद न थी। सिर्फ भगवान ही मेरा मददगार था, बस उसी का आसरा था। मैं पूरा हफ्ता बुखार में रही थी। रो रो कर मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मोहल्ले की औरतें मेरे पास आ जाती थी, मगर वो भी कब तक देखती। फिर मुझे ही हिम्मत करके उठना पड़ा। मैं दवा लेने बाहर जा रही थी कि रास्ते में मुझे मामा मिल गए और मुझे देखकर बोले, क्या हुआ? मैंने कहा, दवा लेने जा रही हूँ। उन्होंने कहा, चलो मैं तुम्हें साथ ले चलता हूँ। उस वक्त मेरी हालत उनसे बहस करने की नहीं थी, इसीलिए मैं उनके कहने पर चुपचाप उनके साथ चली गई। वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए और मुझे दवा दिलवाई और साथ घर छोड़कर आए। मैं उनकी इतनी मेहरबानी पर हैरान थी। उस रात पहली बार मेरे दिल में उनके लिए जगह बनी थी। अब अक्सर ही वो मेरा ख्याल रखने लगे थे। मामी बहुत नाक मुंह चढ़ाती थी। इस बात पर दिन गुजरते गए तो मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे रोज़गार की भी ज़रूरत है। मामा का क्या ही पता कि वो कब अपने पहले वाले रूप में वापस आ जाए और मुझसे दोबारा से बेगाने हो जाए। इसलिए मैंने अपने मोहल्ले के ही एक स्कूल में टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था। इसमें सूरज सर ने मेरी बहुत मदद की थी क्योंकि ये स्कूल उन्हीं की एक दोस्त का था। इसीलिए मुझे ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन ना होने के बावजूद भी रख लिया गया था। फ़िलहाल तो मैं टीचर के असिस्टेंट के तौर पर जॉब कर रही थी। स्कूल का माहौल काफ़ी अच्छा था, स्टाफ काफ़ी मदद करते थे। मेरा वक्त काफ़ी अच्छा गुजरता था। मैं शाम की शिफ्ट में पढ़ाती थी, इसलिए कॉलेज जाने में कोई मसला नहीं होता था। मगर मैं घर आते आते काफ़ी थक जाती थी और ऊपर से खाली घर मुझे काट खाने को दौड़ता था। मामा कभी कभार मेरा हाल पूछने आ जाते थे। मेरे कॉलेज के इम्तिहान थे। कुछ ही दिनों में सूरज सर ने मुझे तैयारी के लिए आने का कह दिया। स्कूल से फ्री होते ही मैं सीधा वहाँ चली जाती थी। मामी को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने मामा को भड़काना शुरू कर दिया। मामा ने उनकी बातों में आकर मुझे कहा कि तुम सूरज के पास आइंदा पढ़ने नहीं जाओगी। मैंने साफ मना कर दिया और कहा कि मैं जाऊंगी, जिसके बाद मामा गुस्से में वहाँ से चले गए और उन्होंने मुझसे बात करना भी छोड़ दिया। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे कि तभी उन्हीं दिनों स्कूल में एक नया लड़का आया। वो क्लास के दूसरे बच्चों से उम्र में काफ़ी बड़ा था और सभी बच्चे उससे दबते थे। वो काफ़ी अजीब था, हर वक्त मुझे घूरता रहता था। एक दिन उसकी हरकत से तंग आकर मैंने उसे क्लास से बाहर निकाल दिया था। उसने बाहर जाने के बजाय अपनी जेब में एक गुलाब का फूल निकाला और चला गया। मैंने इसकी इस हरकत पर ताव खाते हुए वो फूल उसी वक्त फेंक दिया था। मुझे उस पर सख्त गुस्सा था। मैंने सोच लिया था कि मैं कल उसकी खूब क्लास लूंगी, मगर अगले दिन जब मैं स्कूल पहुंची तो वो वहां नहीं था। अजीब इंसान था वो। मैंने किसी से पता करवाया तो पता चला कि वो स्कूल छोड़कर जा चुका है। मैं भी इत्मीनान हो गई। चलो अच्छा हुआ चला गया, वरना उसने तो सबको ही परेशान कर रखा था। उन्हीं दिनों की बात है, मेरा एग्जाम पूरे हो गए तो मुझे इसी स्कूल में बाकायदा टीचर के तौर पर रख लिया गया। मैं बहुत खुश थी क्योंकि तनख्वाह भी बढ़ गई थी और मैंने अब मॉर्निंग शिफ्ट में पढ़ाना शुरू कर दिया था। शाम में मोहल्ले के कुछ बच्चे मेरे पास पढ़ने आ जाते थे। उन्हीं दिनों सूरज सर की बहन की शादी तय हो गई। उन लोगों ने मुझे बुलाया, पर सूरज सर की मम्मी मुझे कुछ खास पसंद ना करती थी, मगर उनकी बहन मुझसे बहुत अच्छा रवैया रखती थी। मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर उसकी शादी में गई। शादी क्योंकि मोहल्ले में थी तो सभी मोहल्ले के लोग आए हुए थे। मेरे मामा लोगों की फैमिलीज भी वहीं थी। मैंने शादी के दौरान नोट किया
कि वहाँ मेरी मामा की बेटी, जो कि मेरी ही हम उम्र थी, सूरज सर के खूब आगे पीछे घूम रही थी। मुझे ये देखकर थोड़ा अजीब लग गया क्योंकि सूरज सर उस पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे रहे थे। खैर, शादी की फंक्शन तो जैसे तैसे गुजर गई और जिंदगी वापस अपने रोजमर्रा पर आ गई थी। मुझे अपने रिजल्ट का शिद्दत से इंतजार था क्योंकि मुझे अपनी माँ की ख्वाहिश को पूरा करना था। उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं खूब ज्यादा पढूं और इसलिए मैंने पहले से भी ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया था। उन्हीं दिनों मेरी जिंदगी ने एक और पलट खाया। ये गर्मियों की तड़पती दोपहर की बात है कि एक दिन मेरी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई। बुखार तो कई दिनों से महसूस हो रहा था मगर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। सुबह स्कूल जाते हुए भी तबीयत खराब थी लेकिन मैं छुट्टी नहीं करती थी, इसलिए इस हाल में भी स्कूल पढ़ाने चली गई। वापसी पर अभी बोझिल कदमों से अपनी गली में दाखिल हुई थी कि तेज चक्कर आने की वजह से सामने से आती गाड़ी को न देख पाई और उससे टकरा बैठी। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया। नज़र घुमाकर देखा तो मेरे पास ही सूरज सर बैठे थे। मेरे होश में आने पर डॉक्टर आया, मेरा चेकअप करके घर जाने की इजाज़त दे दी। सूरज सर मुझे अपने साथ घर ले आए। मेरी तबीयत क्योंकि अभी भी मुकम्मल ठीक नहीं थी तो मुझे सहारा देकर अंदर लेकर जा रहे थे और ये मंजर मेरी मामा की बेटी ने साफ देखा था। मैं नहीं जानती थी कि वो इस चीज़ को एक इशू बना देगी। उसने हमारी तस्वीर बना ली थी और बाद में मामा और मामी को दिखाई, जिस पर मामा आंख बबूला हो गए। उन्होंने पूरे मोहल्ले के सामने सूरज सर और मुझे बेइज्जत करके रख दिया। फिर अक्सर ही मेरी कजिन किसी न किसी बात को लेकर मेरे किरदार को निशाना बनाने के लिए मोहल्ले भर में बातें फैलाने लगी। तो न जाने क्या सोचकर एक दिन सूरज सर मेरे पास आए और सीधे सीधे मुझसे कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। पहले तो मैं हैरान रह गई, फिर उन्होंने मुझे समझाया कि अगर हमारे बीच एक जायज़ रिश्ता बन जाएगा तो लोगों की ज़ुबानें खुद ही बंद हो जाएगी। मैंने कहा वो सब तो ठीक है मगर आपकी मम्मी कभी नहीं मानेंगी। उन्होंने कहा वो बस मोहल्ले वालों की ज़बानों से तंग आ जाती हैं, वरना वो तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। मैंने उनकी बात सुनकर कहा ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे, क्योंकि उनकी बात भी ठीक थी। अब हमारे बारे में लोग बातें बनाने लगे थे मगर मैं नहीं चाहती थी कि वो किसी दबाव में आकर शादी करें। इसीलिए जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो अपनी पूरी दिली रजामंदी के साथ ये सब कह रहे हैं, तो मैं भी इत्मीनान से हो गई। उस दिन मेरी रजामंदी लेकर उन्होंने अपनी मम्मी से बात करके मेरा रिश्ता मामा के यहाँ भिजवा दिया। उन सब ने इस रिश्ते को रोकने की बहुत कोशिश की मगर फिर मोहल्ले के कुछ बड़ों के बीच में पड़ जाने की वजह से ये रिश्ता पक्का हो गया। मेरी शादी की तैयारी शुरू हो गई। सूरज ने हर चीज में मेरी पसंद को नजर रखा। शादी करीब थी और मुझे उन्हीं दिनों अजीब से ख्वाब सताने लगे थे। अक्सर ही स्कूल वाला लड़का मेरे ख्वाब में आने लगा था। मैं परेशान हो गई। शादी वाले दिन भी मैं उन्हीं ख्वाबों की वजह से परेशान थी और बस अब विदाई बाकी थी। इस मौके पर मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा रो चुकी थी। मैं अभी अंदर बैठे इन्हीं सोचों में ही थी कि अचानक मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। सूरज और उसके घर वाले तुरंत मुझे अस्पताल लेकर गए। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, सामने स्ट्रेचर पर एक औरत लेटी थी और उसके पास एक डॉक्टर खड़ा नर्स को कह रहा था कि तुम इन्हें फ़ौरन इमरजेंसी ले जाओ, डिलीवरी का वक्त हो गया है। जाकर लेडी डॉक्टर को बताया, दो मैं इन्हें देख लूं। इमरजेंसी ले जाओ, डिलीवरी का वक्त हो गया है। जाकर लेडी डॉक्टर को बता दो, मैं इन्हें देख लूं। मेरे पास खड़ा डॉक्टर जल्दी से नर्स को हिदायत देकर मेरी तरफ मुड़ा और मुझे चेकअप के लिए ले गया। चेकअप के बाद उसने बताया कि बस स्ट्रोक और थकान की वजह से तबीयत बिगड़ गई और कोई मसला नहीं। मैं सूरज के साथ घर आई तो सब मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। उसी वक्त मेरी नज़र कॉरिडोर में बैठे एक लड़के पर पड़ी तो मैं चौंक गई क्योंकि ये वही लड़का था जो स्कूल में मुझे घूरता रहता था और अब इतने वक्त में मेरे ख्वाबों में आ रहा था। मैं तेजी से उसके पास आई तो मुझे वहाँ यूं देखकर घबरा गया। मैंने उससे कहा कि तुम कौन हो और ये बताओ तुम स्कूल में मुझे गुलाब देकर क्यों गए थे। उसने कहा कि मेरा भाई लड़कियों से फ्लर्ट करता था और उनको अपनी मोहब्बत से झूठे जाल में फंसाकर छोड़ देता था।
आपकी मामा की लड़की भी उसकी दोस्त थी। वो सूरज सर को बहुत पसंद करती थी, मगर उसे लगता था कि आप उससे उन्हें छीन लेंगी। इसीलिए उसने मेरे भाई के साथ मिलकर प्लान बनाया और सोचा कि मेरे ज़रिए वो आपको अपनी मोहब्बत से जाल में फंसा लेंगे और बाद में सबके सामने बदनाम कर देंगे। पहले तो मैंने उनकी बात मान ली, मगर उस दिन जब आपको उनका दिया गया गुलाब देकर वहाँ से निकला तो मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। इसलिए मैंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि आपकी ज़िंदगी मेरी वजह से तबाह हो। वो इतना बताकर वहाँ से चला गया और पीछे मुझे हैरतों के समंदर में छोड़ गया। मुझे अब वो हर लम्हा याद आ रहा था जब जब वो सूरज के इर्द गिर्द मंडराती थी और जब उसने मुझे रुसवा करने की कोशिश की थी। अब मुझे समझ आ रही थी कि मेरा अंदाज़ा ठीक था, वो वाकई सूरज को पाना चाहती थी। मगर एक बात जो मैं जानती थी वो ये कि सूरज उसके जैसी लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, जो अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर मर्दों के पीछे पड़ जाती है। मैं वही सोच में गुम खड़ी थी कि तभी सूरज मेरे करीब आए और बोले, क्या हुआ, किन सोचों में गुम हो, घर नहीं चलना? तो मैंने उनकी बात सुनकर अपना रुख उनकी तरफ मोड़ दिया और उनका बड़ा हुआ हाथ थाम लिया, इस वादे के साथ कि इस हाथ को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।